हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज के वीडियो में हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का 7th चैप्टर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR एंड बेसल 2 नॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मीनिंग। तो ये बेसिकली एक मेजर है बैंक के कैपिटल का। ये एक्सप्रेस करती है परसेंटेज हमारे बैंक में जो भी हमारा रिस्क वेटेड क्रेडिट है उसके एक्सपोजर का। तो ये रेशियो प्रोटेक्ट करती है डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को, प्रमोट करती है स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ये अथॉरिटीज़ इंश्योर करती हैं जो भी हमारा बैंक है उसके पास सफिशिएंट कैपिटल है, ताकि जब डिफ़िकल्टी हो तब हम उसे यूज़ आउट कर सकें। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल को कंसिडर किया जाता है एज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो जब भी बैंकिंग सेक्टर कैपिटल के रिगार्ड होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करे अमंग डिपॉजिटर या फिर रेगुलेशंस। तो वो एक्ट करता है एज अ क्वेश्चन और जितने जो भी हमारे लॉसेस हैं उसके अगेंस्ट जो राइज करते हैं ड्यू टू नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज़। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मीनिंग वही CAR। ये कैपिटल टू रिस्क जो हमारा वेटेड एसेट रेशियो होता है उसके थ्रू रिलेटेड होता है। तो जो भी बैंक है रेशियो है बैंक के कैपिटल का टू इट्स रिस्क। तो नेशनल रेगुलेटर्स ट्रैक करते हैं एक बैंक्स के, जो इंश्योर करता है कि वो एब्जॉर्ब करे एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ लॉस, जो कंपाइल करता है स्टैट्यूटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को। तो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है हर बैंक के लिए, जो डिपेंड करती है रिस्क एसोसिएटेड जो भी एसेट्स हैं उससे। तो जो हमारा अमाउंट है कैपिटल का वो रिक्वायर्ड होता है बाय अ बैंक, जो मेजर किया जाता है इन रिलेशन टू वेरियस एसेट्स इन द बैलेंस शीट। तो ये शो करता है टू व्हाट एक्सटेंट जो हमारे बैंक्स हैं वो हमारे कैपिटल फंड्स को मीट करेंगे बिना किसी भी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को। तो CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये मेजर है जिसके थ्रू हमारा अमाउंट जो होता है बैंक का वो कैपिटली एक्सप्रेस्ड होता है एज अ परसेंट ऑफ इट्स रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर्स। तो इसकी परसेंटेज कैसे आप निकाल सकते हो? कैपिटल फंड्स डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेजर करती है हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एक बैंक की, जो यूज़ करती है अपने कैपिटल और एसेट्स को। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि हम अपने डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट कर सके और प्रमोट कर सके स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी बैंकिंग सिस्टम्स में अराउंड द वर्ल्ड। तो यूज़ क्या है हमारे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का? ये डिटरमाइन करता है कैपेसिटी बैंक की, ताकि वो जो भी हमारी टर्म्स ऑफ मीटिंग है एट द टाइम ऑफ लाइबिलिटीज़ और बाकी के रिस्क उसको हिंडर कर सके थ्रू क्रेडिट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क। तो सिंपल फार्मूलेशन में कैपिटल बैंक वो क्वेश्चन है जो पोटेंशियल लॉसेस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द बैंक डिपॉजिटर या फिर बाकी के लेंडर्स। तो बैंकिंग रेगुलेटर्स मोस्ट बाकी के कंट्रीज़ में डिफाइन करते हैं और मॉनिटर करते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके डिपॉजिटर्स को। तो ये सिमिलर है लीवरेज के, जो हमारा बेसिक फॉर्मूलेशन रहता है जो कंपैरेबल भी होता है टू इनवर्स ऑफ डेट टू इक्विटी लीवरेज रेशियोज। तो इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला ये मेजर करता है अवेलेबल कैपिटल ऑफ बैंक, जो रिपोर्ट करती है एज परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ बैंक। सेकेंड होता है इस्टेब्लिश करता है बैंक्स हमारे उनके पास ज़्यादा कैपिटल है ऑन रिजर्व जो हैंडल कर सके सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस। थर्ड है कैपिटल दो सिस्टम्स में ब्रोक हो चुकी है, जैसे कोर कैपिटल जिसमें हम इक्विटी या फिर डिस्क्लोज रिजर्व रखेंगे, और टीयर 2 इसके अंदर सप्लीमेंटल कैपिटल जैसे कि जो हमारे रिजर्व के लिए रिक्वायर्ड होता है बाय बैंक वो रखा जाएगा। फोर्थ होता है एक बैंक जिसके पास ज़्यादा कैपिटल एक्विडिटी रेशियो है, वो कंसिडर किया जाता है कि उसके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो हैं ज़्यादा है उसके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है और वो फुलफ़िल कर रहा है उन्हें। तो जो भी जितना हायर हमारा कैपिटल एक्विटेसी रेशियो रहेगा एक बैंक के लिए, तो वो मोस्ट लाइकली ये रहेगा कि जो भी उसका फाइनेंशियल डाउनटर्न है वो लॉसेस के लिए, अगर उसको कल को कोई लॉसेस हो गए तो वो उसको संभाल सकता है। तो टाइप्स टीयर 1 ये एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्विटी प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, और टीयर 2 ये प्रेफरेंस शेयर्स प्लस 50% ऑफ सबॉर्डिनेट डेट। इसमें सिर्फ इतना ही है करने वाला। तो डिफरेंट मिनिमम कैपिटल इक्विटी रेशियो अप्लाई करते हैं कि जो मिनिमम टीयर 1 में होगा वो इक्विटी टू रिस्क वेटेड एसेट्स होगा
4% हो सकता है, जबकि हमारा मिनिमम इंक्लूड करेगा टीयर 2 का कैपिटल जो 8% रहेगा। तो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले टीयर 1, ये कोर कैपिटल होता है, ये अब्जॉर्व करता है जो भी लॉसेस है एक बैंक के बिना। सबसे पहला पेड अप कैपिटल, जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं वो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड रहते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। थर्ड है डिस्क्लोज फ्री रिजर्व्स, जिसमें सबको बताया हुआ होता है कि फ्री रिजर्व्स इसमें एडेड हैं। फोर्थ है हमारे कैपिटल रिजर्व्स, जिसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने सरप्लस को। फिफ्थ है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जो सब्सिडरीज में होता है। सिक्स्थ है लॉसेस करंट पीरियड में। सेवन्थ है इंटैंजिबल एसेट। टीयर 2 में हम क्या इंक्लूड करेंगे? अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व, जो हमारे कॉन्टिन्यूस प्रेफरेंस पीरियड में रहेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व्स, जनरल प्रोविजन और लॉस रिजर्व, जो मैक्सिमम रहेगा 1.25% ऑफ वेटेड रिस्क एसेट्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो सब्जेक्ट करता है 1.25 ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। फिफ्थ है हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं। लास्ट है हमारे सबॉर्डिनेट डेट, जिसे हम लॉन्ग टर्म वन सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो ये किन बेसिस पर होता है? सबसे पहला बैलेंस शीट आइटम्स। तो ये वो आइटम्स होते हैं जिसके अंदर हम एसेट्स को पेयर करते हैं बैलेंस शीट में। एक बैंक के तो एसेट्स असाइन किए जाते हैं बाय द वेटेड रिस्क, जो भी हमारा रिस्क है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंट ऑफ डिनोटेड वेट्स। सेकेंड है हमारा ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो आइटम्स जो अपेरेंटली फेस करते हैं बैलेंस शीट को, उन्हें हम कॉल्ड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स बोलते हैं, जैसे गारंटी, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, फॉरवर्ड करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा। तो कंसेप्ट क्या है रिस्क वेटेड एसेट्स का? सबसे पहला कैटेगरी 1, सबसे पहले इसके अंदर कैश, गोल्ड बुलियन, क्लेम्स ऑन सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, डोमेस्टिक या फिर फॉरेन, हमारा सेंट्रल बैंक होता है। जो क्लेम्स हैं ओईसीडी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, या फिर सेंट्रल बैंक्स के क्लेम्स जो ओईसीडी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए हैं। तब इन सब में कोई समझाने वाला पार्ट नहीं है, ये सारा आपने याद ही करना है, चाहे आप रट्टे मार के करो चाहे जैसे मर्जी करो। सेकंड कैटेगरी वेट 20%, ये क्लेम्स होते हैं मल्टी लैटरल डेवलपमेंट बैंक्स या फिर क्लेम्स जो गारंटी किए जाते हैं बाय देम। थर्ड है हमारा क्लेम्स ऑन बैंक्स जो इनकॉर्पोरेटेड है इन ओईसीडी या फिर लोन्स गारंटेड बाय सच बैंक्स। क्लेम ऑन बैंक्स जो आउटसाइड ओईसीडी हैं, या फिर हमारे क्लेम्स ऑन नॉन डोमेस्टिक ओईसीडी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ या फिर कैश रिसीवेबल। थर्ड कैटेगरी होती है वेट 50%, जिसके अंदर लोन्स फुली सिक्योर्ड रहते हैं बाय मोर्टेज या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। फोर्थ है हमारा जिसके अंदर कैटेगरी 4 वेट 100% है, इसके अंदर क्लेम्स रहते हैं ऑन प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर जो भी हमारे कमर्शियल कंप्लाइंस हैं। क्लेम्स ऑन नॉन ओईसीडी बैंक्स जो रेसिडुअल मेच्योरिटी एक्सीड करती है फॉर 1 ईयर। क्लेम्स नॉन ओईसीडी सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी जो डिनोमिनेट किए हुए हैं नेशनल करेंसी में। रियल एस्टेट, ऑफिशियल प्रेमिसेस, आपके प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जो भी इशू किए गए हैं बाय बाकी के बैंक्स, और हमारे सारे एसेट्स। तो रिस्क वेट फॉर इम्पॉर्टेंट एसेट्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, आप रीड कर सकते हो इसे। तो डिफेक्ट्स क्या हैं हमारे बेसल 1 के? तो ये क्रिटिसाइज़ किया गया ऑन नंबर ऑफ काउंट्स। तो क्या था इसका? ये मेन एम्फेसिस रहता है इसका क्रेडिट निगलेक्टिंग पर। ये अकॉर्ड करते हैं बट डिस्टिंग्विश नहीं करते साउंड और वीक बैंक्स में, मतलब वन हट फिट ऑल अप्रोच रखते हैं। ये अकॉर्ड करते हैं जो क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर असाइनिंग डिफरेंट वेट फॉर टू नॉन ओईसीडी एंड ओईसीडी एक्सपोजर्स ऑफ बैंक। इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे हमारे अगर हमारी कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स मीट नहीं करते? सबसे पहले क्रेडिबिलिटी ऑफ बैंक जो एडवर्सली इफेक्ट करेगा। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता है इंडियन बैंक की जो रेट्स हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारे बैंक्स जो बैंक्स हैं वो लूज़ कर देते हैं अपनी क्रेडिटेबिलिटी इंडिया में भी अब्रॉड में भी। सेकेंड है रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सपेंशन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है हमारी गवर्नमेंट, उसने इसको लिया एज अ ग्रांट फॉर ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड है हमारे फॉल इन डिपॉजिट। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज प्रेफर करता है कि वो अपने सरप्लस फंड्स को पार्क करे इन बैंक अबाइडिंग। तो इंडिविजुअल डिपॉजिट कर सकता है और शो कर सकते हैं सेम प्रेफरेंस
इन दैट केस कि वो डिपॉजिट करे मोबिलाइजेशन ऑफ डिफॉल्टिंग बैंक्स, तो हमारा फॉल हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी में, डिक्लाइन हो जाता है इनकम ग्रोथ में, कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं आता हमारी कैपिटल मार्केट से। ये कुछ रीजंस थे और सजेशंस क्या हैं हम इसे इम्प्रूव कर सके। सबसे पहला मर्जर, तो वीक और स्मॉल बैंक्स मर्ज किए जा सकते हैं ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो। बेटर एसेट मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे रिकवरी के मेथड्स। रिकैपिटलाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अंडरटेक करते कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन्फ्लुएंस करे कैपिटल बेस को, नीडी और हमारे वीक बैंक्स को टाइम टू टाइम फॉर द पर्पस ऑफ इट। इक्विटी पार्टिसिपेशन हो सकती है बाय एम्प्लॉयज़, जब एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करते हैं ओनरशिप में वो मोटिवेट किए जा सकते हैं और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हम प्रोडक्टिविटी में। रेस करते हैं फंड्स को थ्रू कैपिटल मार्केट, तो बैंक अप्रोच कर सकते हैं कैपिटल मार्केट को कि वो अपने फंड्स रेज करे। बेसल टू नॉर्म्स इंट्रोडक्शन, तो एफर्ट्स हुए थे रेक्टिफाई करें हम जो भी हमारे डिफेक्ट्स हैं। तो बेसल टू नॉर्म्स फाइनली आ गए थे 2004 जून 26। तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क। तो ये अडॉप्ट करते हैं 3 पिलर। सबसे पहला मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसके अंदर मेनली आप ये देखोगे कोई चेंज नहीं रहता डेफिनेशन में कैपिटल और कैपिटल चेंज फॉर मार्केट रिस्क। पिलर 2 एक सुपरविजरी रिव्यू था जिसके अंदर इंश्योर किया गया जो भी बैंक्स हैं उनके पास एडिक्वेट कैपिटल है और वो इनकरेज करें बैंक्स को कि वो अडॉप्ट कर सके बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को। पिलर 3 मार्केट डिसिप्लिन की बात करता है जो इफेक्टिवली यूज़ कर सकता है हमारे मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट और प्रैक्टिस करता है रिजल्ट करने में हायर ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एडिक्वेसी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो नरसिम कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हम अडॉप्ट करें हमारे BIS नॉर्म्स को कैपिटल एडिक्वेसी पर, जिसको RBI ने एक्सेप्ट किया। तो RBI फिर इंट्रोड्यूस हुआ था अप्रैल 1992 में, जो एक रिस्क वेटेड एसेट रेशियो पर वर्क कर रहा था सारे बैंक्स के लिए इंडिया में फॉर कैपिटल एडिक्वेसी मेजर। तो प्रपोज सिस्टम के अंडर बैलेंस शीट हमारे एसेट्स, नॉन फंडेड आइटम्स और बाकी के अदर ऑफ बैलेंस शीट के एक्सपोजर्स वो असाइन हुए थे इन द वेट्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, इंश्योर करना स्ट्रेंथ, साउंडनेस या फिर स्टेबिलिटी हमारे बैंकिंग सिस्टम का, इंश्योर करना एक फेयर और हाई डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एप्लीकेशन में। तो इंडियन बैंक्स के जितने भी ब्रांचेस अब्रॉड में हैं उनको डायरेक्टली अचीव करता है BIS नॉर्म। फॉरेन बैंक ऑपरेट करते हैं इंडिया में जो अचीव करते हैं इस नॉर्म को। बाकी के बैंक्स जो हैं उनके पास वो भी अचीव करते हैं इसे बाय 4%। ये चेंज होता रहता है, पहले 4 था इन 1993 में, फिर 8 हुआ, फिर टीयर 2 में मैक्सिमम हमने इसको 100% कर दी फॉर टीयर 2 एलिमेंट्स फॉर इट्स पर्पस। तो इसमें यही था कि जो बाकी के मेजर्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस हुए थे इन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। उसमें क्या क्या इंक्लूड था, एक रिस्क वेट था 20% का फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज़। 20% रिस्क था जो स्टेट गवर्नमेंट के गारंटीड एडवांसेस में था, जो डिफ़ॉल्ट में रहा 21 मार्च तक 2000 में। और जो 100% वेट था कॉन्टिन्यू डिफ़ॉल्ट के केस में वो मार्च 31 2000 तक रहा। जो हमारा रिस्क वेट था 2.5% ऑन अकाउंट फॉर मार्केट रिस्क, वो गवर्नमेंट और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के लिए था। और लास्ट जो था हमारा 100% वेट और फॉरेन एक्सचेंज ओपन पोजीशन के लिमिट तक था। तो इसका कंक्लूजन यही होता है कि जो भी हमारी कैपिटल है उसको एक्ट करे एज क्वेश्चन अगेंस्ट अनफोर्सीन लॉसेस। जो हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो कैप्चर नहीं कर सकता क्वालिटी ऑफ एसेट्स को, तो ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे अनएडिक्वेटली या फिर हमारे इंट्रेंसिक स्ट्रेंथ्स ऑफ बैंक। तो स्टेटस क्या था हमारा बेसल 3 कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स का, ये एक कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट है जो इंटाइटल्ड है बाय स्ट्रेंथनिंग द रीसाइलेंसिंग ऑफ बैंकिंग सेक्टर। ये प्रोमोलेट करता है हमारे बैंकिंग कमेटी को ऑन द बैंकिंग सुपरविजन एट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जो हमारे बेसल स्विट्ज़रलैंड में है। तो एक डॉक्यूमेंट है, एक एक्सपैंडेड और अपडेटेड वर्जन है ऑफ अर्लियर डॉक्यूमेंट जो टाइटल हुआ था। तो सेंट्रल पार्ट इसका यही है कि पैकेज इस्टेब्लिश करता है हमारे मिनिमम रेगुलेटेड कैपिटल को और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को जो बैंक होल्ड करते हैं फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड लॉसेस। तो इसकी न्यू डेफिनेशन क्या है, बेसिकली रीडिफाइन करता है रेगुलेटरी कैपिटल को
तो कमिटी डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारा टीयर 1 है वो कंसिस्ट करे प्रीडोमिनेंटली कॉमन इक्विटी और हमारे रिटेन अर्निंग्स को, जो रेस करते हैं कैपिटल कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी रेगुलर कैपिटल की। तो इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहला कोर कैपिटल। कोर कैपिटल हमारा टीयर 1 में है, ये मेनली रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स इक्विटी रहेगा, फुली हो या इशूड हो। सप्लीमेंट्री कैपिटल ये टीयर 2, ये कंसिस्ट करता है हमारे सबॉर्डिनेटेड डेट्स या फिर हमारे लिमिटेड लाइफ प्रेफर्ड स्टॉक्स या फिर हमारे लॉन लॉस रिजर्व्स और गुडविल। तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है। ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में सिलेबस बहुत है, चैप्टर्स बहुत हैं, पर जो मेन क्वेश्चंस हैं और मेन आपके 15 और 5 मार्क्स में कोई भी उठा के पूछ सकते हैं, पर 15 के कुछ मेन और रिपीटेड क्वेश्चंस ही रहते हैं और वो ही आते हैं। तो इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं 15 वाला। बाकी अगर आपके टीचर्स आपको कुछ बता रहे हैं, एमएसटीज़ में आपको ज़रूर कुछ भी डाल सकते हैं वो लोग, बट जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स रहेंगे उसके अंदर आपको सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत रेलेवेंट है वही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ये कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी एज ए कैपिटल कंजर्वेशन बफर, जो बैंक्स मेंटेन करते हैं उसको इंश्योर करना, जो भी बिल्डअप कैपिटल बफर्स हैं आउटसाइड पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस जो आप ड्रॉ आउट कर सकते हो जहाँ पे लॉसेज इनकर्ड हैं। नेक्स्ट है हमारा काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। तो इसका मतलब यही था कि जो भी डिसप्रोपोर्शनैलिटी हो रही है हमारे वो एक्सपैंड को लेंडिंग भी वो इन्वॉल्व कर रही है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो एक्सपैंड करता है, और डिसप्रोपोर्शनली कंट्रैक्ट लेंडिंग्स को जो भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी की कंट्रैक्ट हैं। तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन में लेंडिंग बहुत रिस्की हो जाता है, और जो भी हमारे बेसल के फ्रेमवर्क है वो रिकमेंड करते हैं कि हमें बहुत कम नीड है कैपिटल की। न्यू लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, तो ये कमेटी डेवलप करते हैं दो मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर फंडिंग लिक्विडिटी। एक रहता है कि 30 डे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो हो जो कंसिस्ट करे मोस्टली ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कैश, जो प्रमोट करे शॉर्ट टर्म रीसाइलेंसिंग ऑफ पोटेंशियल लिक्विडिटी डिसरप्शंस। सेकंड है हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रेशियो जो एड्रेस करता है लिक्विडिटी के मिसमैचेस को। ये प्रोवाइड करता है इंसेंटिव्स बैंक्स को जो यूज़ कर सके स्टेबल सोर्सेज कि वो फंड कर सके उसके ऑपरेशंस। अब हम इसके अगर पेपर की बात करें, जैसा मैंने बताया कि इसमें से 15 का कोई ऐसा पूछा नहीं जाता। 5 में भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है या फिर हमारा बेसल 2 नॉर्म पूछ लिया, मतलब जो हमें डाटा हमने देखा भी, जैसे क्योंकि इसका अगर आप पढ़ने जाओगे, अगर आप इसको याद भी करने जाओगे तो ये बहुत अजीब सा है कि मतलब अगर आप पूरे रट्टे मारने वाले बच्चे नहीं हो तो आपको बहुत मुश्किल होगी इसको याद करने में। तो ये 5 मार्क्स के लिए आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो कि जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिस्क वेटेड रेशियो, कोर कैपिटल, सारा कुछ तो दिया भी नहीं हुआ। ये पूरी बुक के एज इट इज़ पीडीएफ बना के मैं अपलोड करती हूँ, पर बुक्स में भी क्वेश्चंस तो डाले हैं पर इसमें दिया ही ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो हमारा बेसल टू नॉर्म है वो तो हमने देखा, सी आर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया, इसके इम्प्लीकेशंस हो गए। तो ये 5 मार्क्स के लिए आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो, पर ये 15 मार्क्स के लिए नहीं है। अब जो बुक से मैंने पढ़ा था कल्याणी की थी, उसमें जैसा डाटा था, जैसे चैप्टर्स डिवाइडेड थे, मैं वैसे ही पीडीएफ डाल रही हूँ, वैसे चैप्टर्स आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने खुद से तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया कि क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ हो गई जिसके अंदर शायद हमारे जो 3-4 चैप्टर हैं उनको क्लब करके एक ही चैप्टर बना दिए हैं। तो वो आसान भी रहता है, मुश्किल भी रहता है। जैसे अब हमें पता है इस चैप्टर में से हमें सिर्फ 5 मार्क्स से करना है, वरना हम इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो भी 2017 में आए हैं। तो आप देख सकते हो, बाकी आप खुद समझदार हो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल बीकॉम वाले।